हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? आप अपने एफर्ट्स देते जाइए, ये मत सोचिए कि क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं। आप अपनी साइड से अपना 100% दीजिए तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए एक पॉजिटिव सी स्माइल के साथ अपनी केस स्टडी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा चैप्टर 7 डायरेक्टिंग है, जिसकी केस स्टडी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा उसके क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे सॉल्व करने में। तो चलिए फिर बिना डिले किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई, आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आप कहोगे पहला क्वेश्चन ही मैम ने इतना बड़ा दिया है, इतना लेंथी दिया है, कैसे सॉल्व करें? इसके क्वेश्चंस तो आपको बहुत इजी लगेंगे, देख लेना आप। चलिए क्या करते हैं, आप जो हमेशा करते आए हैं, क्वेश्चंस को रीड करते हैं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव केस? ये जो केस दिया है ना, इसमें कोई मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो पहले तो आपको इसको बताना है कि कौन सा फंक्शन है। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई कीजिए फीचर्स इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के जो यहाँ हाईलाइटेड हैं। जिस भी मैनेजमेंट के फंक्शन की यहाँ बात की गई है उसके कुछ फीचर्स भी हैं जो यहाँ हाईलाइटेड हैं, तो उसको भी आपको बताना है। इसका मतलब पहले मैनेजमेंट का फंक्शन बताओ, फिर उसके फीचर्स बताओ, लेकिन वही फीचर्स जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके फीचर्स तो जब बता पाएंगे ना, जब हमें फंक्शन पता होगा। तो पहला फोकस किस पर होगा? मैनेजमेंट के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना केस स्टडी सीरीज। क्या करेंगे भाई? पार्ट्स में डिवाइड करते करते इसको पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लासिक रॉक्स एक प्योनीर एडवर्टाइजमेंट मेकिंग कंपनी, जो क्लासिक रॉक्स करके एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली एक कंपनी है। ठीक है, मिस्टर अनुज एक डायनेमिक मैनेजर हैं जिन्होंने रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ओके, ही रिसीव्ड कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम दी मैनेजमेंट। भाई उनको जो भी उन्होंने अभी नए ज्वाइन करने के बाद भी उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है मैनेजमेंट से, ये एक प्लस पॉइंट है। देयर इज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लानिंग मैकेनिज्म भी है और सबॉर्डिनेट का सपोर्ट भी है। मतलब जिनको वो सबॉर्डिनेट जो उनके अंडर में काम करेंगे वो भी पूरी तरीके से उनसे क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। आगे वो क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। वो मैनेजर हैं तो जो उनके सबॉर्डिनेट होंगे उनको ऑर्डर ही देंगे। और स्टार्ट करते हैं एक्चुअल वर्किंग ऑफ न्यू यूनिट फ्रॉम दी 1 मई। एक नई यूनिट ओपन हुई है तो उसकी जब स्टार्टिंग कर रहे हैं किससे? 1 मई से। तो 1 मई से ही एक नई यूनिट की वर्किंग को उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन क्या देकर? ऑर्डर देकर। तो पहला एक नई कंपनी खुलने जा रही है, उसमें उन्होंने एज अ मैनेजर ज्वाइन किया है और ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। तो पहली चीज़ सपोर्टिव है। दूसरी चीज़ ये है कि एक नई यूनिट का उन्होंने शुभारंभ किया है 1 मई से, जिसमें उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ही गिव्स अ ऑर्डर देकर। ठीक है, हिज शेड्यूल बिकम वेरी हेक्टिक। उनका जो शेड्यूल है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। क्यों? क्योंकि जो वर्क है ना वो डिमांड करता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट दी डे। वर्क हमेशा मतलब पूरे दिन काम कुछ ना कुछ लगा रहता है। आगे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं मैसेज देने में, अपने सबॉर्डिनेट से जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनसे बात करने में, सीनियर से बात करने में, थ्रू आउट दी डे। मतलब पूरे दिन यही चलता रहता है कि कब किसको मैसेज दूं, कब किसी का कुछ पॉलिसीज़ आ गई हैं उनको कन्वे करूं, क्या उनको इंस्ट्रक्शंस दूं, सबॉर्डिनेट को समझाऊं या सीनियर को उनके बारे में रिपोर्ट करूं। तो ये सारी चीज़ों में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसकी वजह से उनका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। अब देखते हैं आगे। एक दिन क्या हुआ, वो अपने फ्रेंड विजय से मिले जो कि लोअर लेवल पर काम कर रहा है। ही हिमसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट। इसका मतलब जो अनुज यहाँ काम कर रहे हैं वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं? मिडल लेवल पर। और जो उनका फ्रेंड विजय है वो किस पर काम कर रहा है? लोअर लेवल पर। तो वो ये फाइंड करते हैं, जब वो विजय से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि वो सुपरवाइज करता है अपने एम्प्लॉयज़ को थ्रू आउट द ईयर, और इवन ही वर्क एट द लोअर लेवल मैनेजमेंट। भाई उनका दोस्त है, आपस में मिले
भले ही वो मिडिल लेवल पर काम करते थे, वो लोअर लेवल पर काम करता था। आपस में बातचीत हुई, अब भाई बातचीत होती है तो किससे रिलेटेड होती है, काम से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कि मेरा तो पूरा दिन निकल जाता है अपने जो लेबर है उसको सुपरवाइज करने में, थ्रू आउट द ईयर मैं यही करता रहा हूँ, इवन मैं लोअर लेवल पर काम करता हूँ। इसका मतलब लोअर लेवल पर भी वही चीज़ हो रही है जो वो मिडिल लेवल पर कर रहे हैं। आगे, सिमिलर इन द केस विद द सीनियर, जो हाई, और उन्होंने बोला यही चीज़ उनके साथ है जो हायर लेवल पर काम कर रहे हैं। वो खुद मिडिल लेवल वाले हैं, उनका दोस्त लोअर लेवल वाला है, और जो वो ये कह रहे हैं मेरे सीनियर हैं जो हायर लेवल पर काम कर रहे हैं उनको भी यही काम करना पड़ता है, सुपरवाइज करना, चीज़ों को कन्वे करना, इंस्ट्रक्ट करना। तो हर कोई तीनों लेवल पर सेम वर्क कर रहा है। इसका मतलब जो वर्क जो भी है वो क्या है यहाँ, परवेसिव। मतलब तीनों ही, चाहे टॉप हो, चाहे वो मिडल जिस पे वो खुद काम कर रहे हैं, लोअर लेवल जिस पे उनका फ्रेंड काम कर रहा है, तीनों ही लेवल पर एक चीज़ है जो सिमिलर है। मतलब कोई भी जो फंक्शन है उसमें भाई परवेसिव का क्वालिटी तो है, इसका फीचर्स तो यहाँ एग्जिस्ट करता है। अब आगे चलते हैं। ही फील्स रिलैक्स, उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिला आफ्टर नोइंग दिस एंड कंटिन्यू। कहते हैं ना जब हम गड्ढे में कूद रहे हो तो बाकी भी अगर गिर रहे हैं तो फिर शांति मिल गई, कोई बात नहीं, चल भाई हमारा दोस्त फेल हो रहा है, अगर अब मैं फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पास नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ इसमें इन्होंने बोला कि मैं ये काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हूँ, लेकिन मेरे सीनियर भी कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड भी कर रहा है, इसका मतलब अब रिलैक्स हूँ, कोई बात नहीं, अब इस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ। उन्हें भी शांति मिल गई। तो अब आप बताइए, इसमें आपने पूरा पढ़ा बच्चों, तीनों ही लेवल पर क्या चीज़ हो रही थी, सीनियर भी वही कर रहा है, लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो भी सुपरवाइज कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, पूरे टाइम कन्वे कर रहा है मैसेजेस, उनका भी यही काम था। वो एज अ मिडिल लेवल मैनेजर अपॉइंट किए गए, और करने के बाद ही ऑर्डर देना, एक्चुअल वर्किंग को स्टार्ट करना, मैसेज देना, अपने सबऑर्डिनेट से बात करना, उनको गाइड करना, कैसे काम करना है क्या नहीं करना है ये सिखाना है। ये भाई किसकी कौन सा ऐसा फंक्शन जहाँ ये किया जाता है, क्या प्लानिंग में आप ऐसा करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ऐसा करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में तो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी गई, बस अब आप देखिए किसको आपको रिपोर्ट करना है ये जान लीजिए। उसके बाद क्या आता है, क्या स्टाफिंग में ऐसा होता है हायर करते वक्त? नहीं। क्या कंट्रोलिंग में ऐसा होता है? नहीं। ये होता है बच्चों डायरेक्टिंग है, जिसमें हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, टाइम टू टाइम उनको अपनी पॉलिसीज़ वगैरह कन्वे करते रहते हैं। तो जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है वो है डायरेक्टिंग। समझ में आ गया? तो कौन सा फंक्शन है डायरेक्टिंग? अब डायरेक्टिंग के कौन कौन से फीचर्स नज़र आए? पहला जो मैं बहुत पहले मिल गया कि टॉप लेवल, मिडिल और लोअर तीनों पर ही डायरेक्टिंग एग्जिस्ट करती है। मतलब डायरेक्टिंग किस पर एग्जिस्ट कर रही है? एट दी परवेसिव। डायरेक्टिंग लीड करती है परवेसिव नेचर को, जो तीनों ही पर है। अब आगे और कौन कौन से फीचर्स नजर आए बताओ। यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं, ठीक है, उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात है, प्रॉपर मैकेनिज्म है, ये भी ठीक है। आगे वो ऑर्डर देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं एक्चुअल वर्क को स्टार्ट करना। इसका मतलब जब तक उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया एक नई यूनिट ने काम करना शुरू नहीं किया। इसका मतलब जैसे ही ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस दिए, वैसे ही काम शुरू हो गया। इसका मतलब डायरेक्टिंग की वजह से क्या हुआ, एक्शन इनिशिएट हुए, अदरवाइज नहीं हो रहे थे। जो दूसरा फीचर यहाँ नज़र आ रहा है वो है डायरेक्टिंग इनिशिएट करती है एक्शन को। जब तक आपको कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं होगा, ऑर्डर देने नहीं वाला होगा, आप काम करना शुरू नहीं करेंगे। दूसरा ये मिला। आगे और कुछ दिख रहा है, ही इज़ बिजी गिविंग मैसेज टॉकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट सीनियर्स। मतलब जो उनके सीनियर हैं वो भी डेली बेसिस पर यही काम कर रहे हैं, जो उनका फ्रेंड है जो लोअर लेवल पर काम करता है वो भी थ्रू आउट द ईयर उसने ये काम किया है, और जो खुद है वो भी खुद बोल रहे हैं मेरा शेड्यूल भी भाई बहुत हेक्टिक है, क्योंकि मैं पूरे टाइम मैसेज देता रहता हूँ, अपने सबऑर्डिनेट से बात करता रहता हूँ, सीनियर से बात करता हूँ, तो पूरे दिन इसी में निकल जाता है। इसका मतलब डायरेक्टिंग जो हो रही है वो कभी रुक नहीं रही है, चाहे 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया, या आप पूरा दिन देख लो, हर दिन ये पूरे दिन चलता रहता है। ये नहीं है एक बार आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दे दी अगले दिन आप नहीं दोगे, ऐसा तो नहीं होता। तो मतलब डायरेक्टिंग क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तीसरा फीचर हमें जो यहाँ मिला वो है डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस। देख लो भाई कौन सा था डायरेक्टिंग एक्शन इनिशिएट करती है, डायरेक्टिंग हर लेवल पे होती है परवेसिव, और डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस होती है, कभी भी रुकती नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या करना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई। इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग फंक्शन जो है ये भी बता दिया, और उसके क्या बतानी है भाई, इंपॉर्टेंस बतानी है
कि क्यों ज़रूरी है। ऐसे कुछ पॉइंट्स ऊपर दिए हुए हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए केस स्टडी को पढ़ना शुरू करें। रमेश हैं जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया है अवार्ड, उन्हें अवार्ड मिला है किसका, वो भी मोस्ट टैलेंटेड मैनेजर का। उन्होंने हेल्प की है स्टार्ट करने में वेरियस हॉल्टेड प्रोजेक्ट को। किसी को भी कोई अवार्ड मिलता है या कोई अचीवमेंट मिलती है तो बिना वजह नहीं मिलती, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। तो इसमें यही बोला उनको इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने मदद की स्टार्ट करने में हॉल्टेड प्रोजेक्ट, मतलब जो रुक चुके थे उनको उन्होंने दोबारा से शुरू किया है। कैसे शुरू हुए, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को क्या किया, गाइड, क्योंकि जब तक जो उनके अंडर में काम करने वाले लोग थे उनको गाइड ही नहीं किया जा रहा था, वो काम करना शुरू नहीं कर रहे थे। तो भाई जब उन्होंने सबऑर्डिनेट को क्या किया, गाइड। ये कीवर्ड ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी इंस्ट्रक्शन है, गाइडिंग है, ऐसे ऑर्डर्स देना है, ये सारी चीज़ें आएंगी तो बच्चों वहाँ डायरेक्टिंग की बात हो रही है। तो यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि बाई गाइडिंग इज सबऑर्डिनेट, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को गाइड किया। उसके बाद एक रुका हुआ प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट हुई, इनिशिएट हुई। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि भाई डायरेक्टिंग के थ्रू एक नया काम शुरू हो गया। आगे, एंड रिमूव कर दिए सारे डाउट थ्रू प्रॉपर डायरेक्टिंग, यहाँ तो मेंशन ही कर दिया। आगे, दिस हैज़ हेल्प दी वर्कर, इसने काफ़ी मदद की वर्कर्स की अचीव करने में उनके टारगेट को ऑन दी टाइम। जब पहले उनके ऊपर कोई नहीं था, उन्हें कोई गाइड ही नहीं कर रहा था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा था, डायरेक्ट नहीं कर रहा था, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही उनको डायरेक्ट करने लगे रमेश, जो एज अ मैनेजर उनको अपॉइंट किया गया, तो उससे क्या हुआ, जो काम हो नहीं रहे थे, रुके हुए थे कई टाइम से, वो भी होना शुरू हो गए। मतलब डायरेक्टिंग की वजह से आपने कामों को इनिशिएट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब पहली चीज़ है कि डायरेक्टिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टिंग क्या करती है भाई, लीड करती है एक्शंस को। ये चीज़ समझ में आ गई, इसीलिए ज़रूरी है। अब क्या हुआ, वो ये जानते हैं कि मेरी टीम का हर मेंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंप्लीट करने में। मतलब वो टीम को काम करने के लिए जो लोग होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो ही गाइड हिज टीम, इसीलिए वो अपनी टीम को ऐसे गाइड करते हैं, कहते हैं कि टीम में ये नहीं है कि एक ही बंदा इंपॉर्टेंट है जो होशियार हो। एज अ टीम जितने भी लोग उसमें हैं उनका सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन अपनी जगह बेस्ट है और सभी के एफर्ट्स ज़रूरी हैं। तो ये बोलते हैं कि वो गाइड करते हैं अपनी टीम को इस तरीके से, कहते हैं कि एवरी सिंगल एफर्ट, हर एक अलग अलग एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल है, उसके अलग अलग अपने सिंगल एफर्ट्स अगर हुए और उसको अगर मैंने पूरा डायरेक्ट कर दिया ऑब्जेक्टिव को अचीव करने, मतलब जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों की टीम है, हर एक इंसान अपनी अपनी अलग स्किल्स हैं, उसके पास हर चीज़ में एक्सपर्ट है। अब उसने अपने एफर्ट्स दिए, किसी दूसरे ने अपने, ऐसे ही करके 10 आदमियों ने 10 तरीके से अपने एफर्ट दिए। अगर हम इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स देंगे, इसका मतलब हर किसी के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। सभी जो एफर्ट्स हैं उनको एक साथ लेकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। इसका मतलब दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि भाई डायरेक्टिंग क्या कर रही है, टीम में काम करने वाले सभी मेंबर्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रही है। इंटीग्रेट ही तो किया कि सभी लोग एक ही तरफ ले चलो अपने एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ। आगे, उनका भाई एक लाइटर साइड भी है, वो बहुत ज़्यादा जॉबियल हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपनी टीम की। इससे क्या हो रहा है, वो कोऑपरेशन भी डेवलप कर पा रहे हैं। जब भाई आपका लीडर ही ऐसा होगा तो ऑब्वियसली टीम में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, कमिटमेंट रहेगी टीम मेंबर्स में, जिससे एक यूनिक बैलेंस आएगा एक्टिविटीज़ में भी और ग्रुप में भी। जब हमारा लीडर ही नेगेटिव होगा तो कैसे काम करोगे भाई, वो ही पॉजिटिव है, वो आपको इन्फ्लुएंस इस तरीके से कर रहे हैं कि आप एक राइट वे में काम करो। तो जब वो ऐसा करते हैं तो टीम में क्या होता है, कोऑपरेशन आता है, आपस में एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना आती है। तो भाई इस तरीके से क्या है, हम एक्टिविटीज़ जो काम भी कर रहे होते हैं ना उनमें भी बैलेंस रख लेते हैं कि अगर कोई प्रेजेंट नहीं है या कोई एबल नहीं है तो भाई उसकी जगह दूसरे ने काम कर दिया, क्योंकि आपस में कोऑपरेशन है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है। तो ये एक लीडर की वजह से आ रहा है और लीडरशिप इस किसका एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का। इसका मतलब डायरेक्टिंग की वजह से आप एक्टिविटीज़ में बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो डायरेक्टिंग लीड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस बिटवीन एक्टिविटीज़, ये आपका क्या हो गया, थर्ड इम्पॉर्टेंस, क्योंकि इसकी वजह से ही बैलेंस आ रहा है। आगे
हाउएवर दिस हैज़ नॉट प्रिवेंटेड हिम, भाई इससे क्या है, ये नहीं है कि उनका जो लीडर बनने का विज़न है उससे वो रुक रहे हैं। जब भी सबऑर्डिनेट किसी चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक नया चेंज लाया जा रहा है जिसको वो पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं, उनका बिहेवियर इतना अच्छा है उनके प्रति कि वो हमेशा कोशिश करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि ऐसी क्या बात है, आप क्यों इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अपने रीजंस बताइए। तो इस तरीके से कोऑपरेट करते हैं, प्रॉपर उनको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई क्या रीज़न है, पहले आप बताइए। उनकी बातों को सुनकर उनके तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं और कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते हैं। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो रेजिस्ट कर रहे थे वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो भाई ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि एक अच्छा मैनेजर था, एक अच्छा डायरेक्ट करने वाला पर्सन था, एक अच्छा लीडर था और उसकी इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत अच्छी थी, जिस वजह से अगर हम किसी एम्प्लॉय कोई अगर किसी चेंज को रेजिस्ट करता है, उसे अपनाने के लिए राज़ी नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से प्यार से एक्सप्लेन करते हैं तो वो उन चीज़ों को मान लेता है। मतलब डायरेक्टिंग के थ्रू कोई भी चेंज को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये हो गई फोर्थ इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्यों बताती हैं कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इसके बिना क्या चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो पहली चीज़ एक्शंस को इनिशिएट करना, दूसरी चीज़ ये थी कि इंटीग्रेट करना एफर्ट्स को, तीसरी चीज़ थी कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना और चौथी थी कि बैलेंस लेकर आना। ये रहा देखो, इंटीग्रेटिंग, इनिशिएटिंग, बैलेंस and introducing the challenge and also help in adopting the changes। तो ये थे आपकी इम्पोर्टेंस। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स पढ़े होंगे, उनको पता करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स पढ़ाए हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4, एक लीडरशिप, एक कम्युनिकेशन, एक सुपरविज़न और मोटिवेशन, ये 4 आपको पढ़ाए हैं। उन्हीं चारों एलिमेंट से आप हर पॉइंट को पढ़ेंगे और जो आपको लगता है उसको नोट करेंगे, उसे बताएंगे क्या है। बहुत आसान है क्योंकि चारों एलिमेंट्स ही बहुत इजी हैं। तो चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट को। अरुण जो डिपार्टमेंटल हेड हैं, इसका मतलब वो क्या है, मिडिल लेवल मैनेजर, हाईलाइट कर दो। वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। वो डिसाइड करते हैं कि कुछ फाइनेंशियल और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इंसेंटिव्स ही होते हैं जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे और स्टिमुलेट भी करेंगे। ये आपने 2-3 चीज़ें देखी। पहले वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया कि हम इंसेंटिव देंगे, क्योंकि इंसेंटिव की वजह से वो सेटिस्फाइड होंगे और वो स्टिमुलेटेड भी होंगे ताकि वो एक्शन करने के लिए, काम को करने के लिए। इसका मतलब जहाँ भी बच्चों इंसेंटिव की बात हो रही है वहाँ क्या आ रहा है, इंसेंटिव किसका पार्ट था, मोटिवेशन का। तो यहाँ मोटिवेट करने के लिए या तो आप नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल दोनों ही इंसेंटिव्स को अपना सकते हैं एज पर द नीड ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ जो बोला गया कि स्टिमुलेशन हमेशा मोटिवेशन में होती है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें याद कर लिए। स्टिमुलेटर मतलब कुछ चीज़ें जो आपको पुश करती हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो भाई पुश कौन कर रहा है, इंसेंटिव, क्योंकि इंसेंटिव मिलने से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इस वजह से आपका मोटिवेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो क्या हो गया, मोटिवेशन। था कितना इजी। चलो अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। राजीव भाई एचआर मैनेजर हैं जो 12 लोगों की टीम को लीड करते हैं और वो ये जानते हैं कि एचआर एम्प्लॉय की जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। और वो ये जानते हैं कि इन ऑर्डर टू उन्हें अपनी टीम से काम कराने के लिए एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रखना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला कि एचआर मैनेजर की ड्यूटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, बहुत काम होते हैं और अगर उन्हें अपनी टीम से काम कराना है तो उन्हें एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना पड़ेगा और उन्हें एक सेट करना पड़ेगा पर्सनल एग्जाम्पल एज अ रोल मॉडल और इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा उनके बिहेवियर को। अब आपको पता चल रहा है इसमें 2-3 कुछ ऐसे की पॉइंट्स थे जो एक एलिमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। कौन सा, पहला पॉजिटिव फ्रेम, दूसरा एक रोल मॉडल होना, तीसरा इन्फ्लुएंस करना,
जब भी आप किसी टीम मेंबर को इन्फ्लुएंस करते हैं या उनके रोल मॉडल बन जाते हैं या उनके साथ परसुएसिव बिहेवियर मतलब कन्विंस करना उनको, या पॉजिटिविटी की बात होती है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, तो उसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? लीडरशिप। क्योंकि लीडरशिप में लीडर ही होते हैं जो आपके एज अ रोल मॉडल होते हैं और वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं इन अ राइट डायरेक्शन। तो यहाँ बच्चों जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड का आंसर क्या हो गया? लीडरशिप। चलो चलते हैं थर्ड वाले पर। प्रिया एंड राघव डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टिंग के एलिमेंट के बारे में। ये तो हम भी कर रहे हैं, तो प्रिया राघव क्या कर रहे हैं? दे से दैट, वो ये कहते हैं कि विदाउट उस एलिमेंट के कोई भी ग्रुप अचीव नहीं कर सकता कॉमन अंडरस्टैंडिंग को। उन्होंने कहा एक ऐसा डायरेक्टिंग का एलिमेंट है जिसको डिस्कस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्टिंग एलिमेंट ना हो ना तो कोई भी ग्रुप कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकता है। मतलब एक दूसरे के लिए जो आप कहना चाह रहे हो वही बात सामने वाला समझ जाए, ये पॉसिबल नहीं हो पा। ठीक है, ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन दोनों ही साइड से, और ये कंज्यूम करता है 90% ऑफ द टाइम ऑफ मैनेजर। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है, इसे पहचानिए, बताइए। मैनेजर का 90% टाइम उस एलिमेंट को जा रहा है। और दूसरी चीज़, अगर ये नहीं होगा ना तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मतलब जो चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ सामने वाला उस बात को समझेगा ही नहीं। कहना चाह रही हूँ मतलब कुछ मैसेज कन्वे कर रही हूँ, सामने वाला उसको रिसीव कर रहा है, समझ रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? कम्युनिकेशन। सेंडर हो गए, मैसेज गया, सामने वाले ने समझा, उसे फीडबैक दिया। तो ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन में ही होता है और कम्युनिकेशन के थ्रू ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो जो तीसरा हो गया भाई वो क्या हो गया? कम्युनिकेशन। राजेश हैं जो शॉप फ्लोर पर काम करते हैं, मतलब लोअर लेवल मैनेजर हैं। ही इज़ हेडिंग अ टीम ऑफ 25 वर्कर्स की टीम को हेड कर रहे हैं। वो ओवरसी करते हैं और गाइड करते हैं अपने एफर्ट्स, रेगुलर बेसिस पर उनको गाइड करने का काम है। और वो ट्राई करते हैं कि कैसे ही उनकी जो आउटपुट है उसको बढ़ा लें टाइमली। उनकी जो टीम है उसमें बहुत ही ज़्यादा यूनिटी है और वो डेडिकेटेड है कंप्लीट करने के लिए टारगेट को ऑन दी टाइम। तो अब आप बताइए इसमें क्या आएगा? लोअर लेवल पर काम करने वाले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टीम को लेकर चल रहे हैं 25 वर्कर की, जहाँ वो क्या कर रहे हैं? ओवरसीज एंड गाइड रेगुलर बेसिस पर, ताकि उनकी टीम में यूनिटी बनी रहे और डेडिकेशन रहे काम को टाइमली कंप्लीट करने का। तो यहाँ क्या पॉइंट्स नज़र आए? की पॉइंट्स के बेसिस पर आप इजीली कॉन्सेप्ट ग्रैब कर सकते हैं। पहला, ओवरसी। ओवर किसका पार्ट है भाई? सुपरविजन। सुपर मीन्स ओवर एंड विजन मीन्स सीइंग। तो ओवरसी इधर आ रहा है और गाइड करना है। और लोअर लेवल पर कौन होते हैं भाई? सुपरवाइजर। तो ये दोनों पॉइंट किसकी जगह इंडिकेट करते हैं? सुपरविजन। तो जो एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करता है वो है सुपरविजन। कुछ की पॉइंट्स हैं उनको जस्ट समझ लो तो आपको बहुत इजी रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट इजीली चुटकियों में पता कर लेंगे। ठीक है, करते करते आ जाएगा बच्चों, आपको बस प्रैक्टिस करते रहिए। आगे, कविता एक सीईओ हैं। ओके, रिसेंटली उन्होंने मिस्टर अनुज को रिप्लेस किया है जो एक अनसक्सेसफुल सीईओ थे। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया था टू द न्यू लो ड्यूरिंग हिज टाइम, इसीलिए वो अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, कविता हैज़ अ लॉट ऑफ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हर। भाई जब एक ऐसा सीईओ रखा गया जिसने प्रॉफिट को बिल्कुल नीचे ले आया और उसके बाद उसको रिप्लेस करके कविता को लाया गया है, तो भाई उसके सामने तो चैलेंज है कि उसे बिल्कुल जो डाउनफॉल में उसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, अब मेजर बीइंग द लैक ऑफ एंथुसिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसने ये देखा कि एक चीज़ और है कि यहाँ एक्साइटमेंट की कमी है, लोगों में कहते हैं ना एक्साइटमेंट नहीं है काम करने का। तो इन ऑर्डर टू सेट थिंग्स राइट, चीज़ों को सही करने के लिए वो ट्राई कर रही है एक पर्सनल एग्जाम्पल बने उन एम्प्लॉयज़ के आगे जिससे वो डेडिकेशन के साथ काम करें और 16 to 70 आवर्स ने डेली बेसिस पर। पहली चीज़, वो एक सीईओ हैं लेकिन उनको रिप्लेस किया गया है क्योंकि जो पहले सीईओ थे वो अनसक्सेसफुल थे, उन्होंने कंपनी को बिल्कुल डाउनफॉल में डाल दिया। इसीलिए उनके सामने एक चैलेंज है कविता के सामने कि कैसे आप कंपनी को ऊपर उठाएंगे। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं और ये भी देख रही हैं कि कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं ना उनमें एंथुसिज्म नहीं है, चीज़ों का काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि मुझे एक पर्सनल एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा
तभी एम्प्लॉय 16 से 17 घंटे डेली बेसिस पर काम करेंगे। पर्सनल एग्जाम्पल कैसे सेट होगा, जब आप भी करो, आप भी डेडिकेशन दिखाओ, उनके साथ मिलकर काम करो, तभी तो होगा। तो तभी आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो जहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और जहाँ आप डेडिकेशन के साथ एज अ लीडर, एज अ बॉस नहीं, एज अ लीडर वर्क करने को रेडी हैं, तो उसे बोला जाएगा लीडरशिप। तो यहाँ बच्चों जो एलिमेंट है वो है लीडरशिप। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला, आकाश एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते हैं। वो लीड कर रहे हैं टीम को 100 एम्प्लॉयज़ की, 100 से ज़्यादा हैं, और डेली वो मैसेज ड्रॉप करते हैं, मीटिंग करते हैं, और सजेशन बॉक्स भी अरेंज कर दिया है जिसमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनकी साइड से कोई सजेशन है तो भाई उसमें पुट कर सकता है। और सभी की एडवाइस भी देते हैं, उनको सुनते भी हैं, उनकी सजेशन को सुनते हैं केयरफुली, और कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट भी करें। और वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं इन डिलीवरी ऑफ मैसेज एंड कन्वे हिज थॉट को कन्वे करना, सजेशंस लेना, मैसेज कन्वे करना, मीटिंग अरेंज करना, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है। जब मैसेज दिए जा रहे हैं, थॉट प्रोसेस हो रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है व्यूज़ का, मीटिंग्स अरेंज हो रही हैं, तो भाई इसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। क्योंकि जहाँ थॉट, व्यूज़, आपके आइडियाज़, इनको एक्सचेंज किया जा रहा है, मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि यहाँ आप बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। तो बच्चों जो डायरेक्टिंग का एलिमेंट यहाँ आएगा वो आएगा कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, पहले तो ये बताना, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम ये जानें कि भाई केस स्टडी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर कहीं भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो बिल्कुल किया जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई भी डाउट है तो बिना हेजिटेट हुए आप अपनी क्वेरी को हमारे सामने रख सकते हैं थ्रू दी कमेंट्स, मेल, एंड आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज के थ्रू अपनी क्वेरी बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले केस स्टडी के क्वेश्चन। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बच्चों हंसते रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है, भूल जाते हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।